नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जमीन पर रोहित का कटा हुआ सिर पड़ा था, लेकिन उसकी पूरी शरीर वहां से गायब थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी भयानक और रहस्यमयी शक्ति ने उसके शरीर को पल भर में नोच कर खत्म कर दिया हो। ये सब देखकर उसकी आंखें नम होने लगी। तभी अचानक उसे घने अंधेरे में कोई परछाई दिखाई दी जो लगातार उसी की तरफ देख रही थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो खुद को एक आश्रम में जमीन पर लेटा हुआ पाया। उसके शरीर में अभी भी कमजोरी थी। तभी उसके आसपास कुछ लोगों के आपस में बात करने की धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये मैं कहाँ हूँ? कोई है यहाँ? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? प्रीति की आवाज सुनते ही नेहा और वही बाबा तुरंत उसके सामने आ गए। जैसे ही नेहा ने देखा कि प्रीति को होश आ चुका है, उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वो बिना एक पल रुके प्रीति के पास आई और भावुक होकर बोली, प्रीति, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें होश आ गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें लेकर पूरी रात बहुत परेशान थी। अब कैसा महसूस हो रहा है? नेहा को अपने सामने देखकर प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई। उसके मन का सारा डर और दर्द एक साथ बाहर आने लगा। रोते हुए उसने नेहा की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, नेहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी। अगर मैं रात को घर से बाहर नहीं निकलती तो मेरे साथ ये सब कभी नहीं होता। मुझे लगा था कि गांव वालों की बातें सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठी। मैं सच में बहुत डर गई थी नेहा। मुझे लगा था कि अब मैं कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगी। नहीं प्रीति, अब खुद को दोष मत दो। जो होना था वो हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम हमारे सामने सुरक्षित हो। मैं तुम्हें खोने के डर से पूरी रात रोती रही। अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, अब डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम सुरक्षित हो, लेकिन जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो कोई साधारण घटना नहीं थी। अभी भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन्हें तुम्हें जानना बाकी है। ठीक है बाबा, अब समय आ गया है कि प्रीति भी पूरा सच जान जाए। आज रात हम गांव के सभी लोगों को चौपाल पर बुला लेते हैं। फिर वहीं सबके सामने हम पूरी सच्चाई बताएंगे, ताकि आगे से कोई भी प्रीति की तरह ऐसी गलती ना करे। और बाबा, मुझे भी जानना है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उस हवेली का रहस्य क्या है? वे आत्माएं कौन हैं? और इतनी सालों से ये सब आखिर किस वजह से चल रहा है? उसके बाद नेहा और प्रीति बाबा के आश्रम से बाहर निकल गईं। दोनों पूरे रास्ते चुपचाप चलती रहीं। कुछ ही देर बाद वे सुरक्षित अपने घर पहुंच गईं। लेकिन पिछली रात की भयावह घटनाएं अभी भी उनके मन से नहीं निकल रही थीं। पूरा दिन धीरे धीरे बीत गया। गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि रात को चौपाल पर सभी लोगों को इकट्ठा होना है। शाम ढलते ही गांव के लोग एक एक करके चौपाल की ओर आने लगे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर इतनी रात को सबको क्यों बुलाया गया है। कुछ ही देर में चौपाल लोगों से भर गई। गांव के बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं सभी वहां मौजूद थे। नेहा और प्रीति भी बाबा के साथ चौपाल पहुंच गईं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सभी की नजरें बाबा पर टिकी थीं, क्योंकि हर कोई उस भयावह रहस्य के बारे में सच जानने का इंतजार कर रहा था। आज मैंने आप सभी को यहाँ किसी साधारण वजह से नहीं बुलाया है। जो बात मैं आज बताने जा रहा हूँ उसे सुनना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। वर्षों से इस गांव पर एक भयानक अभिशाप मंडरा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में सच जानते हैं। आप में से कई लोगों ने उस पुरानी हवेली और जंगल के बारे में अलग अलग बातें सुनी होंगी। किसी ने उसे अफवाह कहा तो किसी ने डर की वजह से कभी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं की।
लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां जो कुछ भी होता है वो कोई झूठी कहानी नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। आज मैं आप सबको वही सच्चाई बताऊंगा ताकि आगे से इस गांव का कोई भी इंसान उस अभिशाप का शिकार न बने। ये बात आज से करीब 20 साल पहले की है। उस समय इस गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था। वो उसी हवेली के मालिक का इकलौता बेटा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उसके अपने ही घरवाले उसे अभिशप्त मानते थे, क्योंकि जिस दिन रवि का जन्म हुआ उसी दिन उसकी मां की मृत्यु हो गई। बस तभी से लोगों ने मान लिया कि वो लड़का मनहूस है और उसी की वजह से ये अनहोनी हुई। एक दिन रवि ने उसी हवेली में अपनी जान दे दी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। कहते हैं उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जो भी उसके परिवार का बचा हुआ सदस्य था, एक एक करके रहस्यमयी परिस्थितियों में मरने लगा। डर के मारे रवि के पिता ने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने किसी तरह रवि की आत्मा को अपने वश में कर लिया। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलती हुई। अपने परिवार को खो देने के बाद रवि के पिता ने उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो हर रात रवि की आत्मा को बुलाकर लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा। समय बीतता गया, रवि के पिता भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन रवि की आत्मा उस श्रापित हवेली से कभी मुक्त नहीं हो सकी। आज भी वो वहीं भटक रही है, वही आत्मा जिसे प्रीति ने अपनी आंखों से देखा था। इतना सुनते ही चौपाल में खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके गांव में इतने वर्षों से इतना भयानक रहस्य छिपा हुआ था। अब समझ आया बाबा। इसका मतलब उस हवेली में जो 5 आत्माएं थीं, वे सब रवि की ही शक्तियों के अलग अलग रूप थे। इसलिए वे सभी उसे अपना मालिक कह रहे थे। हाँ बेटा, वे 5 बुरी आत्माएं थी जो रवि को अपना मालिक मानती थी। लेकिन मैं अपनी साधना से देख पा रहा हूं कि अब वे वहां नहीं रहीं। अब उस श्रापित हवेली में केवल 2 आत्माएं ही बची हैं, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चिंता में डाल रही है। कैसी चिंता बाबा? अगर वहां अब सिर्फ 2 ही आत्माएं बची हैं, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? आखिर आपको किस बात की चिंता सता रही है? यही तो सबसे बड़ी चिंता है बेटा। उन दोनों आत्माओं में से एक रवि की है, लेकिन दूसरी आत्मा कौन है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। मैंने कई बार अपनी साधना से उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे रोक दिया गया। अगर वो दूसरी आत्मा भी पूरी तरह जाग गई तो इस गांव पर पहले से भी बड़ा संकट आ सकता है। तो अब बताइए बाबा, हमें क्या करना होगा? उन दोनों आत्माओं का सामना कैसे करेंगे? अगर वे फिर से किसी मासूम को अपना शिकार बनाने की कोशिश करें तो उन्हें हमेशा के लिए रोकने का कोई रास्ता तो होगा ना? हाँ बेटा, रास्ता है, लेकिन वो रास्ता बहुत मुश्किल है। उन दोनों आत्माओं का सामना करना आसान नहीं होगा। जरा सी भी गलती हम सभी पर भारी पड़ सकती है। अगर उन्हें हमेशा के लिए रोकना है तो हमें पूरी तैयारी, धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। ये कहकर बाबा कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गए। चौपाल में चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद बाबा ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं और गंभीर आवाज में बोले, हमें उसी तांत्रिक के पास जाना होगा। वही इस रहस्य की आखिरी कड़ी है। हमें उससे पूछना होगा कि रवि के पिता की मृत्यु के बाद आखिर उस हवेली में क्या हुआ था। शायद उसी के पास वो सच हो जो इस अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म करने में हमारी मदद कर सके। इतना ही बोले थे कि वहां खड़े लोगों में से एक बुजुर्ग दादा ने बाबा की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पल तक वो चुप रहे, जैसे पुरानी यादों को सोच रहे हों। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और वहीं खड़े खड़े गंभीर आवाज में बोल पड़े, बेटा, वो तांत्रिक तुम्हें नहीं मिल पाएगा। उसके बारे में अब किसी को कुछ नहीं पता। बहुत साल पहले ही वो इस गांव को छोड़कर कहीं चला गया था। उसके बाद से आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। क्या मतलब? वो तांत्रिक कहां चला गया? अगर उसके पास इस अभिशाप से जुड़ा सच था तो हमें उससे मिलना बहुत जरूरी है।
उसके बिना इस रहस्य को समझना और भी मुश्किल हो जाएगा। बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई साधारण रहस्य नहीं है। वो रवि की आत्मा है और वो इस गांव वालों से अपना बदला जरूर लेगा। जब तक वो उस तांत्रिक को मार नहीं देता तब तक ये सब खत्म नहीं होगा। क्योंकि बेटा, उसी तांत्रिक ने रवि के जन्म के समय उसे अभिशापित कर दिया था। उसी की वजह से रवि अपने ही परिवार के प्यार से दूर हो गया। बचपन से ही उसे अपने घर में पराया समझा गया और उसके दिल में दर्द और नफरत भरती चली गई। धीरे धीरे वही दर्द उसके अंदर गुस्से में बदल गया। गांव वालों के ताने और अपने ही घर में मिले दुख को वो सहन नहीं कर पाया। आखिरकार एक दिन वो पूरी तरह टूट गया और उसने अपनी जान दे दी। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसी के बाद ये अभिशाप शुरू हुआ। बाबा की ये बातें सुनकर तांत्रिक को समझ आ गया था कि रवि आज भी इस हवेली और गांव के लोगों को अपना शिकार क्यों बना रहा है। उसके अंदर सालों पुराना दर्द और गुस्सा अभी भी जिंदा था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा अब तक इस जगह से बंधी हुई थी। धन्यवाद, आपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल का समाधान कर दिया। अब हमें समझ आ गया है कि रवि की आत्मा के पीछे असली वजह क्या है। तो ठीक है, अब आप सब अपने अपने घर चले जाइए। अभी रात के 8 बजे हैं। प्रीति, नेहा, रात 11 बजे हम तीनों उस श्रापित हवेली के अंदर जाएंगे। वहीं हम रवि की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं उससे पूछूंगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, गांव वालों ने उसका क्या बिगाड़ा है और आखिर उसे क्या चाहिए। बाबा की बात मानकर सभी गांव वाले धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर लौट गए। कुछ ही पलों में चौपाल पूरी तरह खाली हो गई। अब वहां केवल बाबा, नेहा और प्रीति ही बचे थे, जो रात के 11 बजने का इंतजार कर रहे थे। क्या बकवास है। लोग भी ना कैसी कैसी अफवाहें फैला देते हैं। कहते हैं इस हवेली में आत्माएं रहती हैं। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अभी इसी वक्त इस हवेली के अंदर जाकर देखता हूं कि आखिर सच क्या है। इतना कहकर विशाल बिना किसी डर के हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। रात का गहरा सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। जैसे ही उसने हवेली का पुराना दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। लेकिन विशाल बिना रुके धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही विशाल हवेली के अंदर पहुंचा, उसकी नजर सामने पड़ी। घने अंधेरे में उसे 2 काली परछाइयां दिखाई दी। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थीं और धीमी रहस्यमयी आवाज में आपस में कुछ बातें कर रही थीं। पूरे माहौल में ऐसा सन्नाटा था कि उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। ये दृश्य देखकर विशाल कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने धीरे से खुद को एक टूटे हुए खंभे के पीछे छिपा लिया और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। तभी उन दोनों परछाइयों में से एक ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोलना शुरू किया। अब हमें क्या करना होगा? गांव वालों को हमारी मौजूदगी का पता चल चुका है। अगर वे आज रात यहाँ आ गए तो हमें अपना अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। और तुम्हारी वजह से हम अपने 3 साथियों को खो चुके हैं। अगर उस रात तुमसे जरा सी भी गलती न हुई होती तो आज वे हमारे साथ होते। अब हम पहले से कमजोर हो चुके हैं और इसका हिसाब एक दिन जरूर लिया जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। उन्हीं की वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं। उनकी कुर्बानी मैं कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी और अपने उन 3 साथियों की मौत का बदला इस गांव वालों से जरूर लूंगा। लेकिन कैसे? अब हमारे पास कोई इंसान नहीं है। हमारी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करेगा? अब आगे हम क्या करेंगे? तुम्हारी बात तो सही है। उन तीनों के मर जाने के बाद अब हमारे पास कोई इंसान नहीं बचा जो हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करे। लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो,
क्योंकि इस बार शिकार खुद चलकर हमारे पास आ गया है। रवि की ये बात सुनते ही विशाल के पैरों तली जमीन खिसक गई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि वो बात उसी के बारे में हो रही है। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की। तभी अचानक हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया, मानो उन दोनों परछाइयों को किसी की मौजूदगी का आभास हो चुका हो। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारी हर बात माननी होगी। आज से तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। हमारे हर आदेश का पालन करना होगा, वरना तुम्हारा अंजाम भी बाकी लोगों जैसा होगा। रवि की ये बात सुनकर विशाल का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो समझ चुका था कि अब उसके सामने केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो उनकी बात माने या अपनी जान गंवा दे। चारों ओर फैले सन्नाटे के बीच वो घबराई हुई नजरों से उन दोनों काली परछाइयों को देखता रह गया। रवि, लगता है यह डर चुका है। अब यह हमारी हर बात मानेगा। इसे जिंदा छोड़ दो, यही हमारे लिए काम करेगा। और अगर इसने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो इसकी मौत इससे भी ज्यादा दर्दनाक होगी। उधर दूसरी तरफ रात के ठीक 11 बज चुके थे। बाबा, नेहा और प्रीति अभी भी चौपाल के पास ही खड़े थे। समय होते ही बाबा ने चारों ओर एक नजर डाली और गंभीर आवाज में कहा कि अब चलने का समय आ गया है। इसके बाद तीनों बिना कोई देर किए श्रापित हवेली की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद तीनों हवेली के सामने पहुंच गए। बाबा ने हवेली की ओर गंभीर नजरों से देखा। फिर तीनों ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रख दिया। बाबा, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ बहुत बुरा हमारा इंतजार कर रहा है। डरना मत बेटा, हमें बस सच्चाई जाननी है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें कोई आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तभी सामने उन्हें विशाल दिखाई दिया, जो सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो लगातार उन्हीं को घूर रहा था, मानो अभी उन पर हमला कर देगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को इस हवेली के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है ये जगह कितनी खतरनाक है? अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो तो सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ है? लेकिन विशाल ने बाबा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लगातार उन्हें घूरता रहा। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बाबा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसकी आंखें ये पूरी तरह काली कैसे हो गई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसी पल विशाल अचानक पूरी रफ्तार से बाबा की ओर झपटा। ये देखकर प्रीति और नेहा घबरा गईं और तुरंत पीछे हट गईं। बाबा ने बिना देर किए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन विशाल अब पूरी तरह उनके सामने खड़ा था। हवेली का माहौल एक ही पल में और भी भयावह हो गया। चला जा बूढ़े, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। अभी भी समय है, यहां से लौट जा, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी खुद की होगी। ये तुम्हारी आवाज नहीं है। सच बताओ, तुम कौन हो? विशाल के शरीर पर किसका अधिकार है? सामने आओ, छिपकर बात मत करो। आखिर पहचान ही लिया तुमने, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये शरीर अब मेरा है और कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। और वो बाबा की ओर बढ़ने लगा। तभी बाबा ने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों का प्रभाव होते ही विशाल अचानक पीछे की ओर हट गया और बाबा से दूर जा खड़ा हुआ। बूढ़े, तू बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? अभी भी समय है, इस गांव को छोड़कर चला जा। मैं तुझे जिंदा जाने दूंगा, लेकिन अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो सबसे पहले तेरी मौत होगी। और जहां तक इन गांव वालों की बात है, इन सब का अंत तो मेरे ही हाथों लिखा जा चुका है।
एक एक करके कोई भी नहीं बचेगा। ये मेरा बदला है और इसे पूरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। इतना ही बोला था कि विशाल के शरीर से काला धुआं सा उठने लगा। अगले ही पल वो अचानक सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया। हवेली में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया और चारों ओर केवल उनकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तीनों वहीं रुक गए। किसी की भी हिम्मत पीछे मुड़कर देखने की नहीं हो रही थी। वे बिना हिले डुले एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो सोच रहे हों कि आखिर उनके पीछे कौन खड़ा है। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इस हवेली में इतनी रात को आने की वजह क्या है? उस आवाज को सुनकर तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि वहां एक जवान लड़की खड़ी थी। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो शांत नजरों से तीनों को देख रही थी। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्या करने आए हैं? इस हवेली में आपको क्या चाहिए? क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं या किसी सवाल का जवाब लेने आए हैं? उसकी बात सुनकर बाबा, नेहा और प्रीति जैसे होश में आ गए। तीनों कुछ पल तक चुपचाप उस लड़की को देखते रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सुनसान हवेली में आखिर कौन थी। देखिए, अगर आपको यहाँ किसी चीज की तलाश है तो साफ साफ बताइए, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग इस हवेली से चले जाइए। यहाँ ज्यादा देर रुकना आपके लिए ठीक नहीं होगा। बेटी, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम सिर्फ इस हवेली में फैले अभिशाप का सच जानना चाहते हैं। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो हमारी मदद करो। शायद तुम्हारी एक बात कई लोगों की जान बचा सकती है। सच में? अगर आप इस हवेली का सच जानना चाहते हैं तो मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन पहले इन दोनों को बाहर भेजना होगा, क्योंकि मैं इस हवेली का रहस्य किसी भी गांव वाले के सामने नहीं बता सकती। उस लड़की की अजीब सी बातें सुनकर नेहा और प्रीति हैरान रह गईं। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये रहस्यमयी लड़की आखिर कौन है और उसे इस हवेली के बारे में इतना सब कैसे पता है। उसकी हर बात उन्हें और भी रहस्यमयी लगने लगी। ठीक है बेटी। नेहा, प्रीति, तुम दोनों अभी हवेली के बाहर चली जाओ। मैं यहीं रुककर इससे पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करता हूं। जैसे ही बात पूरी होगी मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा। बाबा की बात सुनकर प्रीति ने उस लड़की की ओर देखा। तभी उसने देखा कि वो रहस्यमयी लड़की भी लगातार उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी वो मुस्कान प्रीति को बिल्कुल सामान्य नहीं लगी। ये देखकर उसके मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी पैदा होने लगी। प्रीति, चलो, अब हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। बाबा ने जो कहा है वही करते हैं। वे सच जानकर जल्द ही हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद नेहा और प्रीति धीरे धीरे हवेली से बाहर आ गईं। दोनों मुख्य दरवाजे के पास खड़ी होकर बाबा के बाहर आने का इंतजार करने लगी। हवेली के अंदर क्या हो रहा था इसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। ठीक है बेटी, अब बताओ तुम इस हवेली के बारे में कौन सा सच जानती हो और तुम्हें ये सब कैसे पता है? अरे, आप तो सचमुच मेरी बात मान गए। मैंने तो बस उन्हें किसी तरह बाहर भेजने के लिए ऐसा कहा था। अब आप भी यहाँ से चले जाइए। मैं इस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसकी ऐसी बातें सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा। उनके लिए वो अभी भी एक साधारण लड़की ही थी। यही सोचकर बाबा बिना कुछ कहे हवेली के बाहर जाने के लिए मुड़ गए। बाबा अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि तभी पीछे से उसी रहस्यमयी लड़की की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनते ही बाबा के कदम वहीं रुक गए। तुम्हें क्या लगा बूढ़े, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर जाने दूंगी? अब तुम्हारा अंत तय है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम इस गांव वालों को बचाने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन अब न तुम उन्हें बचा पाओगे और ना ही खुद को। हवेली के अंदर से बाबा की चीख सुनते ही नेहा और प्रीति के होश उड़ गए।
उसी पल प्रीति को उस रहस्यमयी लड़की की मुस्कान याद आ गई। अब उसे समझ आ चुका था कि उस लड़की ने उन्हें हवेली से बाहर जाने के लिए क्यों कहा था। ये समझते ही प्रीति ने बिना एक पल गवाए नेहा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे लेकर तेजी से गांव की ओर भागने लगी। दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह गांव पहुंचकर लोगों को इस खतरे के बारे में बताना। कुछ दूर भागने के बाद दोनों रुक गईं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। दोनों घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखने लगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बाबा अभी भी हवेली के अंदर ही थे। प्रीति, हम बाबा को वहीं छोड़ आए। हम उन्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? पता नहीं इस समय उनके साथ क्या हो रहा होगा। हमें वापस जाना होगा। नहीं नेहा, तुमने बाबा की वो चीख नहीं सुनी थी क्या? मुझे नहीं लगता कि अब बाबा जिंदा होंगे। अगर हम वापस गए तो शायद हम भी बच नहीं पाएंगे। हमें पहले गांव वालों को सब कुछ बताना होगा। उसके बाद जैसे ही दोनों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उनके पीछे से पायल की छन छन की आवाज आने लगी। वो आवाज हर कदम के साथ और भी साफ होती जा रही थी। नेहा और प्रीति वहीं ठिठक गईं। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देखें। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगी। इस हवेली में जो भी आता है वह कभी आसानी से वापस नहीं लौटता। अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा। उसकी आवाज सुनते ही नेहा और प्रीति दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही रहस्यमयी लड़की कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। वो बिना पलक झपकाए लगातार दोनों को देख रही थी। हवाओं के साथ उसकी पायल की आवाज अब भी गूंज रही थी। तुम कौन हो? हमें क्यों रोक रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हें हमसे कोई दुश्मनी नहीं है तो हमें जाने दो। कृपया हमारा रास्ता छोड़ दो। मैंने तुम दोनों को पहले ही जाने का मौका दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने उस बूढ़े की बात मानी और इस हवेली के रहस्य तक पहुंचने की कोशिश की। अब तुम दोनों इस सच को जान चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दे सकती। इतना कहकर वो उनकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे पहुंची, अचानक उसे जोर का झटका लगा। अगले ही पल वो कई कदम पीछे जा गिरी। कुछ क्षणों के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया और नेहा व प्रीति हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब समझ में आया कि उस दिन रवि उस लड़की को क्यों नहीं मार पाया था। आखिर इसकी रक्षा कौन कर रहा है? अब मुझे सब समझ आ गया। ठीक है, अभी के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, तुम दोनों हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहोगी। चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगी। अगली बार तुम इतनी किस्मत वाली नहीं होगी। इतना कहकर वो रहस्यमयी लड़की वहां से चली गई। कुछ ही पलों में वो अंधेरे में ओझल हो गई। उसके जाने के बाद चारों ओर फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। नेहा और प्रीति ने राहत की सांस ली, लेकिन दोनों जानती थीं कि ये खतरा अभी टला नहीं था।